तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एक बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन सीरीज आई है जिसका नाम है थ्री बॉडी प्रॉब्लम। इसके रेटिंग्स और रिव्यूज भी काफी अच्छे निकल कर आए हैं। तो क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए? इसके काफी रीजंस हैं। अब मैं इस सीरीज को बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके क्रिएटर हैं डेविड बेनियोफ और डीबी वाइस, जिन्हें D&D के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों वही हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स बनाया था। आई नो इन्होंने आखिरी सीजन में जो किया था उसके लिए दुनिया इन्हें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जब तक D&D के पास गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड सोर्स मटेरियल था, मतलब वही नॉवेल्स जिस पर गेम ऑफ थ्रोन्स बना था, इन्होंने सीरीज से आग लगा दी थी। लेकिन आपको पता ही होगा कि अभी 2 नॉवेल्स आना बाकी है, मतलब नॉवेल्स में स्टोरी का एंड नहीं हुआ है। D&D ने सीजन 6 से सब कुछ खुद से ही किया था। अब क्योंकि 2 नॉवेल्स आना बाकी थी तो D&D ने सीरीज का जो एंड लिखा था वो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि नेटफ्लिक्स का थ्री बॉडी प्रॉब्लम भी नॉवेल्स पर बेस्ड है। इसमें 3 नॉवेल आती हैं, जिसमें पहली है द थ्री बॉडी प्रॉब्लम, दूसरी द डार्क फॉरेस्ट और आखिरी डेथ्स एंड। इस नॉवल ट्रिलॉजी को रिमेम्बरेंस ऑफ अर्थ्स पास्ट कहा जाता है। इन नॉवेल्स को चाइनीज राइटर लियू शाओशिन द्वारा चाइनीज में लिखा गया था। लियू शाओशिन को द थ्री बॉडी प्रॉब्लम इंग्लिश वर्जन के लिए ह्यूगो अवार्ड भी मिल चुका है। ये अवार्ड साइंस फिक्शन के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। साथ ही ये नॉवेल सीरीज दुनिया भर में बहुत पसंद की गई है और आज D&D ने अलेक्जेंडर वू के साथ मिलकर इन नॉवेल्स पर सीरीज बनाई है। अब देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन इन नॉवेल्स का एंड हो चुका है और अब D&D के पास एक जबरदस्त सोर्स मटेरियल है जो एंडिंग के साथ है। मतलब D&D यहाँ अपने पुराने पाप धो सकते हैं। खैर, सीजन 1 ऑलरेडी ग्लोबली हिट साबित हुआ है, लेकिन अब तक सीजन 2 के लिए नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई खबर नहीं आई है। आई होप वो सीरीज कैंसिल ना कर दे, क्योंकि इस सीरीज में आगे चलकर एक ग्रेट सीरीज बनने का दम है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीरीज को शुरू से शुरू करते हैं। सीरीज के पहले कुछ एपिसोड 2 टाइम पीरियड पर चलते हैं। पहला 1966 से 1985 का दौर और दूसरा 2024 का, मतलब जो प्रेजेंट टाइम है। हमें 1966 का चाइना दिखाया जाता है, जहां इस वक्त कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था। अब ये कल्चरल रेवोल्यूशन क्या है? देखो, इस टॉपिक में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो कि चाइना में एक क्रांति चल रही थी और जो इस क्रांति की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे उनको गद्दार माना जाता था, इसलिए उनको टॉर्चर भी किया जाता था और बहुत लोग मारे भी गए थे। इस टाइम पर चाइना में बहुत सारे टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और इंटेलेक्चुअल लोगों को मारा गया था, क्योंकि ये टीचर जो पढ़ाया करते थे वो इस क्रांति के विपरीत था। हम देखते हैं कि बीजिंग की सिंगुआ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्रांतिकारी जो स्टूडेंट्स ही हैं वो इकट्ठा हुए हैं। इन्हें तब रेड गार्ड्स कहा जाता था और यहाँ ये जटाई नाम के फिजिक्स के प्रोफेसर को पकड़कर उनको गद्दार घोषित कर दिया गया है। ये सब कुछ उनकी बेटी ये विंजे भीड़ से देख रही थी। वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकती है। उन्हें बेल्टों से मारा जा रहा है और इतनी मार से उनकी मौत हो जाती है। ये विंजे ने अपनी आंखों से अपने फादर की मौत देखी थी और वो ये देख बहुत टूट जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम 2024 के लंदन में। हम ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर क्लेरेंस को देखते हैं जो अपने कलीग कॉलिंस के साथ एक क्राइम सीन पर है। ये दोनों स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने अपने आप को खत्म कर लिया है। इस साइंटिस्ट ने अपने घर की दीवार पर अपने ही खून से कुछ नंबर्स लिखे हुए थे जो किसी काउंटडाउन टाइमर की तरह दिख रहे थे और साथ में लिखा था आई कैन स्टिल सी इट। साइंटिस्ट ने एक चाकू से खुद की बॉडी में कई कट्स किए और उसी चाकू से अपनी आंखें निकाल ली थी। क्लेरेंस की बातों से हम व्यूअर्स को पता चलता है कि बहुत टाइम से कई साइंटिस्ट खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन इस सब का कारण क्या है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। अब सीन शिफ्ट होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पार्टिकल एक्सेलरेटर पर। पार्टिकल एक्सेलरेटर वो जगह है जहां एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से पता चलता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। यहाँ हम वेरा और सोल से मिलते हैं। वेरा यहाँ पार्टिकल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की हेड है और सोल उसका लैब असिस्टेंट। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया है। और ये भी पता चलता है कि पिछले 60 साल की जो साइंस और साइंटिफिक थ्योरीज थी अब वो काम नहीं कर रही हैं। मतलब अब जो साइंस है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। सोल कहता है कि अब साइंस खत्म हो चुका है। देखो, सोल का ये कहना कि साइंस खत्म हो चुका है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि हम इंसानों ने आज तक इतनी जो तरक्की की है वो साइंस की बदौलत है, और अगर साइंस खत्म तो हम इंसानों की प्रोग्रेस खत्म। मतलब अब हम एक दलदल में फंसे उस इंसान की तरह हैं जो आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन उतना ही पीछे आ जाता है। खैर, सोल इस साइंस वाली बात से परेशान है। वेरा कहती है कि सोल, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, यूं हार मत मानना। वेरा का कहना था कि आइंस्टाइन की भी सारी बातें सही नहीं थी और अगर इसे कोई सुलझा सकता है तो वो सोल है।
तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि सोल बहुत ही इंटेलिजेंट है। यहाँ जाते वक्त वेरा पूछती है कि क्या सोल तुम गॉड भगवान में मानते हो? सोल ना में जवाब देता है और वेरा फिर वहाँ से जाकर एक चरणकॉफ टैंक में कूदकर खुदकुशी कर लेती है। मतलब अब तक हम 2 साइंटिस्ट की मौत देख चुके हैं और कई साइंटिस्ट ऑलरेडी खुदकुशी कर चुके हैं। खैर अब सीन शिफ्ट होता है जिन चैंग और ऑगस्टीना सलाजार की ओर। ऑगस्टीना को अब मैं ऑगी कहकर रेफर करूंगा। ये दोनों एक बार में चिल कर रहे होते हैं। मैं आपको इनका बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखो, जिन एक सीनियर रिसर्चर है जो पार्टिकल एक्सेलरेटर से आए रिजल्ट की स्टडी करती है। हाँ, वही एक्सेलरेटर जहाँ सोल काम करता है। और ऑगी एक नैनो टेक्नोलॉजिस्ट है और उसने अपनी कंपनी बनाई है जिसके थ्रू उसने एक ऐसा नैनो फाइबर बनाया है जो इतना पतला है कि इंसानी आंखें उसे देख ही नहीं सकती हैं। और ये नैनो फाइबर कई फील्ड्स में काम आ सकता है। जिन बताती है कि फिजिक्स बेकार होती जा रही है। वो ऑगी को सोल वाले एक्सेलरेटर के रिजल्ट दिखाती है और यहाँ भी वही बात होती है कि ऐसे रिजल्ट इम्पॉसिबल हैं, इनका कोई सेंस नहीं है और साइंस खत्म हो रही है। यहाँ पर एक अजीब चीज होती है। ऑगी को अपनी आंखों के सामने एक काउंटडाउन टाइमर दिखने लगता है जो सिर्फ उसी को दिख रहा था। जिन को सोल का कॉल आता है और तब इन दोनों को पता चलता है कि वेरा ने खुदकुशी कर ली है। अब सीन शिफ्ट होता है वेरा के फ्यूनरल वाले दिन, जहाँ हम 2 और कैरेक्टर से मिलते हैं। जैक रूनी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है और आज एक स्नैक्स कंपनी का ऑनर है। साथ ही ये काफी पैसे वाला भी हो गया है। और उसके साथ है विल डाउनिंग जो एक स्कूल में अप्लाइड फिजिक्स का टीचर है। यहाँ पर एक बात और है कि सोल, जिन, ऑगी, जैक और विल ये पांचों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड 5 के नाम से फेमस थे और ये सब वेरा के अंडर पढ़ा करते थे, जिसमें सोल वेरा का फेवरेट था। बाकी सब तो ग्रेजुएट हुए, लेकिन जैक ने ड्रॉप आउट किया क्योंकि उसको अपनी स्नैक्स की कंपनी बनानी थी। आज वो इस स्नैक कंपनी की वजह से सबसे अमीर है। वैसे तो सब ही काफी स्मार्ट स्टूडेंट्स थे, लेकिन इनमें से सोल, जिनी और ऑगी ही साइंटिस्ट हैं, लेकिन सभी साइंस बैकग्राउंड से हैं। खैर अब वेरा की मौत की वजह से आज ये सब काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि विल हमेशा से जिन से प्यार करता है, लेकिन उनकी दोस्ती खराब ना हो जाए इसलिए उसने कभी जिन से ये बात नहीं बोली। दूसरी ओर जिन अब राज नाम के नेवी ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप में है। हम देखते हैं कि ऑगी को अब भी काउंटडाउन अपनी आंखों के सामने दिख रहा है, जिससे वो बहुत परेशान है। उसने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, लेकिन डॉक्टर को भी नहीं पता। वेरा के फ्यूनरल में हम उसकी मदर को भी देखते हैं। यहाँ हम एक बूढ़े आदमी को भी देख पाते हैं। हमको ये भी दिखाया जाता है कि क्लेरेंस इन सब पर नजर रख रहा है। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी फ्यूनरल से जाता हुआ दिखता है। क्लेरेंस उसका पीछा करता है, लेकिन वो आदमी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है। अब फ्यूनरल के बाद ये पांचों दोस्त एक साथ बैठकर वेरा को याद कर रहे हैं, लेकिन ऑगी को अब भी वो काउंटडाउन दिख रहा था, जिसको लेकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। वो बाहर स्मोक करने जाती है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कहती है कि उसे पता है कि ऑगी को काउंटडाउन दिख रहा है और अगर उसे एक काउंटडाउन बंद करवाना है तो उसको नैनो फाइबर बनाना रोकना होगा। साथ ही उसे अपनी कंपनी को भी बंद करना होगा। वो कहती है कि इस काउंटडाउन को 0 मत होने देना। 0 मतलब मौत है। वो लड़की कहती है कि अगर ऑगी को उसकी बात पर भरोसा नहीं है तो कल रात 12 बजे आसमान की तरफ देखना। और ये लड़की ऑगी को एक टॉय देकर चली जाती है। अगले सीन में हम 1967 के इनर मंगोलिया चाइना में हैं। यहाँ ये विंजे एक मिलिट्री कैंप में मजदूरी कर रही है, जो उस टाइम पर इस क्रांति की वजह से कई लोगों को करना पड़ा था। उसे कई बार कैद भी किया गया था, लेकिन ये विंजे एक फिजिक्स प्रोफेसर की बेटी थी और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी थी, इसलिए उसके टैलेंट यूज करने के लिए उसे रेड कोस्ट बेस भेज दिया गया। ये जगह एक तरह का मिलिट्री बेस है। यहाँ खुफिया काम किए जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पर। यहाँ क्लेरेंस अपने इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के आगे खड़ा है। इस बोर्ड को अगर आप रोक कर ध्यान से देखोगे तो कई बातें पता चलती हैं। क्लेरेंस काफी लंबे समय से इस केस पर काम कर रहा है, मतलब साइंटिस्ट की खुदकुशी वाला केस। और जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा दुनिया भर में साइंटिस्ट ने खुदकुशी की थी। हम बोर्ड में देखते हैं कि क्लेरेंस ने ऑक्सफोर्ड 5 की भी कुंडली यहाँ लगा रखी है, मतलब उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कौन क्या करता है, कितना कमाता है, उनकी डिग्रीज और प्रेजेंटली ये क्या कर रहे हैं। यहाँ इस बोर्ड से एक और इम्पोर्टेंट डिटेल मिलती है कि वेरा की मदर ये विंजे है। हालांकि ये बात एपिसोड में आगे रिवील कर दी जाती है। खैर यहाँ क्लेरेंस को उसके बॉस थॉमस वेड का कॉल आता है, जो साइंटिस्ट वाले केस के बारे में अपडेट्स ले रहा है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी जो वेरा के फ्यूनरल में आया था उसका नाम माइक एवंस है, जो 1984 के बाद से कहीं देखा नहीं गया है। माइक एवंस ने 42 साल पहले अपने फादर की मौत के बाद उनकी ऑयल कंपनी संभालना शुरू किया और ये बंदा बिल्कुल गायब सा रहता है। इसके बारे में कोई न्यूज नहीं है, जबकि माइक एवंस बहुत ही अमीर है। क्लेरेंस बताता है कि माइक हेलीकॉप्टर में बैठकर अंटार्कटिका की तरफ जा रहा था और इतने में सैटेलाइट से गायब हो गया। वेड कहता है कि ऐसे कैसे सैटेलाइट से गायब हो सकता है।
यहाँ पर एक चमकते हुए हेलमेट की बात भी होती है जो एक साइंटिस्ट के घर के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। वो साइंटिस्ट भी मर चुका है, लेकिन ये हेलमेट क्राइम सीन पर नहीं मिला था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वेरा के मदर के घर में, जहाँ जिन ये वेंजे के साथ बैठी है और उससे पूछ रही है कि वेरा ऐसे कैसे अपने आप को खत्म कर सकती है। लेकिन ये वेंजे को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वेरा कुछ टाइम से वीडियो गेम खेल रही थी और वेंजे उसे वही हेलमेट दिखाती है जिस बारे में वेड और क्लेरेंस बात कर रहे थे। जिन वो हेलमेट जो वीआर हेडसेट की तरह दिख रहा था उसे ले लेती है और इसके अगले सीन में हमें रिवील करते हैं कि ये ओल्ड लेडी ही ये वेंजे है। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी रिलेटेड मेडिसिन ले रही है। शायद जिन भी डिप्रेस्ड है। फिर जिन उस हेलमेट को पहनती है जो एक वीआर हेडसेट है। अभी कुछ टाइम पहले ही एप्पल ने अपना वीआर हेडसेट लॉन्च किया था और सीरीज में दिखाया ये हेडसेट तो बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक है। खैर हेडसेट पहनते ही जिन एक गेम में पहुंच जाती है। वो एक रेगिस्तान जैसे जगह में है। यहाँ उसे एक अवतार ऑलरेडी मिला हुआ है। ये गेम इतना रियलिस्टिक है कि जिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी उसका पैर एक डिकम्पोज्ड हुई बॉडी पर पड़ता है जो जगने लगती है और ये देखकर जिन डर जाती है और हेडसेट उतार लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है वापस 1967 में और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ बेस में अब तक वेंजे को बताया नहीं गया कि आखिर यहाँ होता क्या है। एक सीन में हम देखते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज कर बड़े से डिस्क को आसमान की ओर करके कोई ट्रांसमिशन किया जा रहा है। इस ट्रांसमिशन में वहाँ कई बर्ड्स मर कर गिर जाते हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ फ्रीक्वेंसीज बर्ड्स के लिए घातक हो सकती है। यह आपने रोबोट 2.0 फिल्म में भी देखा होगा। अब क्योंकि ये वेंजे इंटेलिजेंट है तो वो समझ जाती है कि यहाँ कोई हथियार नहीं बनाया जा रहा है। तब उसे बताया जाता है कि रेड कोस्ट प्रोजेक्ट का गोल है दूसरी दुनिया में किसी से कांटेक्ट करना, मतलब किसी एलियन स्पीसीज से कांटेक्ट करना, जैसा कि हमने कोई मिल गया फिल्म में देखा था। अगले सीन में हम ऑगी और सोल को देखते हैं जिनका कॉलेज टाइम पर अफेयर था। सोल ऑगी से फ्लर्ट कर रहा है। यहाँ एक बात बता दूं कि सोल को दो चीजों का बहुत शौक है, गांजा और फैक्स। इस वक्त भी वो फूक ही रहा होता है। अभी तक ऑगी ने जिन के अलावा किसी को नहीं बताया है कि उसे काउंटडाउन दिख रहा है। वो सोल को वही टॉय देती है जो उसे उस अनजान लड़की ने दिया था और कहती है कि आसमान की तरफ देखते रहना। अब ऑगी सोल को इसलिए अपने साथ लाई है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। सोल को वो टॉय समझ आ जाता है। ये दरअसल एक मोर्स कोड गेम है। अब रात के 12 बज जाते हैं। हम देखते हैं कि आसमान एक ही रिदम में ब्लिंक कर रहा है। ये देखकर सोल और ऑगी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसा होना साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तभी सोल को समझ आता है कि ये ब्लिंकिंग एक मोर्स कोड है जो वो उस टॉय की हेल्प से रिकॉर्ड करता है और तब पता चलता है कि आसमान में ये ब्लिंकिंग ऑगी के काउंटडाउन वाले नंबर का मोर्स कोड है। मतलब ऑगी को जो काउंटडाउन दिख रहा है वही आसमान भी कह रहा है। आसमान में ये सब पूरी दुनिया देख रही थी। ये देखकर वेड क्लेरेंस से कहता है कि ये जो भी हो रहा है यही हमारा दुश्मन है और यही पहला एपिसोड एंड हो जाता है। देखो यार, मैंने ये सीरीज रिलीज के थोड़े दिन बाद देखी और देखने का रीजन सिर्फ D&D थे, लेकिन थोड़ा इंटरनेट में पढ़ा तो पता चला कि इसका सोर्स मटेरियल भी बहुत तगड़ा है। नॉवेल्स वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद की गई है। जब मैंने सीरीज देखी तो मुझे ये पसंद आई। पहले मैंने सोचा था कि 1 या 2 वीडियो में ये पूरी सीरीज कवर कर लूंगा, लेकिन फिर सीरीज से रिलेटेड कई डिटेल्स रह जाएंगी और मैं सिर्फ रिकैप वाली वीडियो नहीं बनाना चाहता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एपिसोड वाइज एक्सप्लेनर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ताकि आगे की वीडियो मिस ना हो। मैं सुनाई दूंगा आपको अगले वीडियो में। हैप्पी वॉचिंग।